हेलो स्टूडेंट्स, देखिए थर्मोडायनेमिक्स की जो लास्ट क्लास थी हमारी बीएससी सेकेंड ईयर इंग्लिश मीडियम में, उसमें हम लोग मीन एनर्जी निकाल चुके थे पार्टीशन फंक्शन की फॉर्म में और निकाल चुके थे एंथैल्पी। अब आगे अपन लोग जो चीज़ें निकालेंगे, दो चीज़ें निकाल चुके थे, अब थर्ड है हीट कैपेसिटी। देखिए सबसे पहली बात, हीट कैपेसिटी होता क्या है? हीट कैपेसिटी होता है कोई भी सब्सटेंस हो, कोई भी एक मैटर हो, उसका 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, यानी कि मान लो कोई सब्सटेंस है वो 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर वाला है, तो उसे 101 डिग्री सेल्सियस 101 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में कन्वर्ट करने के लिए जितनी उसे हीट रिक्वायर्ड होती है वो हीट कैपेसिटी कहलाती है। तो अब उसे फॉर्मूला के बेस पे निकालते हैं। CV यानी कि हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, चाहे नहीं पता हो किसी को तो लिख लेना। हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, CV इक्वल्स टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ एटम्स n, ये अपॉन T एट कांस्टेंट V। कांस्टेंट V पर यूनिट टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है वो हीट कैपेसिटी होगी, और E बार जो होगा वो मीन एनर्जी होगी। अब वैल्यू रखते हैं, CV इज इक्वल्स टू N डेल बाई डेल T। अब ये E की जो वैल्यू होती है वो ये होती है माइनस डेल बाई डेल बीटा लॉग Z एट कांस्टेंट V। तो यहाँ पे तो V की टर्म ऑलरेडी है ही नहीं, तो हमें कांस्टेंट V लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब ये माइनस तो बाहर ले लेते हैं, या माइनस n आ गया। अब इसमें वही चीज़ करते हैं कि फंक्शन जो है वो y स्क्वायर है, तो डेल f बाई डेल x निकालेंगे तो पहले डेल f बाई डेल y करना पड़ेगा और फिर y का x के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, इस तरह से। तो इसको किस तरह से करेंगे? डेल बाई डेल बीटा, अब बाकी ये तो अंदर का वैसा ही रहेगा, और डेल बीटा बाय डेल टी। किस लिए? क्योंकि डेल बाय डेल टी है, डेल बीटा से डेल बीटा कैंसिल आउट हो जाएगा। ये समझने का तरीका है ऐसे। अब एक चीज़ पता हो तो, बीटा की वैल्यू होती है 1/kT, तो डेल बीटा बाय डेल टी। टी के रिस्पेक्ट में इसकी वैल्यू रखें तो -1/kT स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू रख देंगे। यहाँ माइनस वापस से बाहर आ जाएगा, नहीं माइनस तो बाहर आ गया ना ऑलरेडी, ये चीज़ तो आएगी नहीं, ये माइनस ही रहेगा। डेल बाई डेल बीटा डेल 2 बाई डेल बीटा 2 लॉग Z, और इसकी वैल्यू -1/kT स्क्वायर। यहाँ से CV की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस माइनस प्लस n/kT स्क्वायर डेल 2 बाई डेल बीटा 2 लॉग Z। ये किसकी वैल्यू आ गई? CV की। दिस इज द वैल्यू ऑफ, या दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स द वैल्यू ऑफ हीट कैपेसिटी। इसके ये जब लिख लो ना तो इसके आगे लिख लेना, दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स द वैल्यू ऑफ हीट कैपेसिटी at constant volume in terms of partition function
देखो यहाँ तक। और ये सब हमारी रफ काम है साइड में समझाने के लिए सिर्फ। तो इस तरह से हमारा ये हीट कैपेसिटी वाला पार्ट पूरा हो गया। अब अगला जो हम लोग करेंगे वो करेंगे एंट्रोपी। वैसे पढ़ता है, अपन ने पिछली क्लास में एक में पढ़ लिया था कि जो एंट्रोपी होता है उसकी वैल्यू एस इक्वल्स टू के लॉग ओमेगा ई होती है। ओमेगा ई जो होता है असेसिबल स्टेट्स ऑफ एनर्जी होते हैं। बट अब इसकी और वैल्यूज़ हैं वो निकालेंगे। अगला है फोर्थ एंट्रोपी। इसको करते हैं, पहले लिखते हैं इसके बारे में। लेट अस सपोज द नंबर ऑफ let us suppose the number of accessible energy state accessible energy let us suppose the number of accessible energy states in the range E to E plus DE E to E plus DE is omega E। accessible energy state है क्या? omega E। in this short range DE in this शॉर्ट रेंज DE, E और E प्लस DE के बीच की शॉर्ट रेंज DE ही तो है। द वैल्यू ऑफ E की पावर माइनस बीटा E ये E की पावर माइनस बीटा E क्या है? बोल्ट्जमैन कोफिशिएंट, बोल्ट्जमैन फैक्टर कैन बी कंसीडर्ड एज अ कांस्टेंट, can be considered as a constant। इसका मतलब क्या है कि DE बहुत छोटी वैल्यू है, बहुत छोटी रेंज है, तो E की पावर में बहुत छोटी रेंज अगर आती है तो उसे हम लोग कैसा मान सकते हैं? कांस्टेंट मान सकते हैं। यहाँ तक एक बार ज़रा इसे नोट कर लो। इसे नोट करो अच्छे से। तो Z बराबर क्या होता है? समेशन ओवर I E की पावर माइनस बीटा EI। अगर Z को किस में असेसिबल स्टेट्स की फॉर्म में लेकर चला जाए, यहाँ पर E की पावर माइनस बीटा ये कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, यहाँ पे ये भी कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, और यहाँ पे आ जाएगा ओमेगा ई असेसिबल माइक्रो स्टेट्स हैं, और यहाँ पे आएगा E की पावर माइनस बीटा E, क्योंकि यहाँ पर E है तो यहाँ पर भी
ई ही रहेगा इक्वेशन 1। अब मीन एनर्जी पर बात करेंगे। एट ई इज इक्वल्स टू ई बार, ई की वैल्यू जब ई बार होगी तो z इक्वल्स टू ओमेगा ई बार ई की पावर माइनस बीटा ई बार, इक्वेशन 2। इक्वेशन 2। अगले में क्या करेंगे, इक्वेशन 2 जो है उसका लॉग ले लेंगे। टेकिंग log of equation 2, log लेंगे प्लस log e की पावर माइनस बीटा ई बार। log z log ओमेगा ई बार log बेस ऑफ ई वैल्यू ऑफ E1 माइनस बीटा ई बार। अब इसे पूरी इक्वेशन को k से मल्टीप्लाई करें। यहां से इसको इधर ले जाते हैं, मतलब इसको इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। इसको यहाँ शिफ्ट करेंगे, ये होती है एंट्रोपी, इसको ऐसे डिनोट करते हैं k log ओमेगा ई। यहाँ से k कॉमन लेते हैं, ये आ जाएगा, यहाँ तक नोट करो। इससे आगे बीटा ई बार, तो बीटा ई बार की वैल्यू क्या थी, एक तो थी माइनस डेल बाय डेल बीटा लॉग जेड, एक के की फॉर्म में और थी ना, तो वो थी के टी स्क्वायर डेल बाय डेल टी ऑफ लॉग जेड। 3 वैल्यू सी बार की याद हो तो -1 अपॉन जेड ऐसे थी, माइनस डेल बाय डेल बीटा ऑफ लॉग जेड या -1 अपॉन जेड डेल जेड बाय डेल बीटा, या थी के टी स्क्वायर डेल बाय डेल टी ऑफ लॉग जेड। ये 3 वैल्यूज थी, इसमें से ये वाली वैल्यू हम लोग काम में ले रहे हैं यहाँ से। बीटा की वैल्यू 1 अपॉन के टी, के टी स्क्वायर, ये के से के कैंसिल, टी स्क्वायर से टी कैंसिल, ये किसकी वैल्यू हो गई, एंट्रोपी की वैल्यू हो गई के ब्रैकेट में लॉग जेड प्लस टी डेल बाय डेल टी ऑफ लॉग जेड।
अगला पार्ट करते हैं। अगला है थर्ड फोर्थ फिफ्थ पार्ट होगा, देख लेना है, नंबर तो चेक कर लेना। हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी, इसको दिखाते हैं, डिनोट करते हैं F इज टू ई बार माइनस टी एस। वैल्यू रखते हैं ई बार की, अब इसकी के की वैल्यू बताओ, एस की वैल्यू बताओ, इससे पिछले पार्ट में ही की है। यही था। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट से कैंसिल हो गया। हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी की वैल्यू माइनस के टी लॉग जेड हो गया यहाँ तक, हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। के लॉग जेड, के लॉग ओमेगा ई जो होता है वो तो एस होता है, या माइनस के टी लॉग जेड जो है वो है हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी। अगला करते हैं। गिब्स फ्री एनर्जी, इसको डिनोट करते हैं जी से। इसकी वैल्यू होती है ई बार माइनस टी एस प्लस पी वी। ई बार मीन एनर्जी माइनस टी एस प्लस पी वी। अब ये चीज़ ध्यान हो तो इसे पिछले वाले पार्ट्स में की थी। ई बार माइनस जो टी एस था उसकी वैल्यू थी एफ, हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी, प्लस पी वी, इसकी जगह पे क्या रख लिया, एफ रख लिया। एफ की वैल्यू क्या थी, माइनस के टी लॉग जेड प्लस, अब देखो आइडल गैस इक्वेशन थी, उससे बताया था पहले भी जब एंथैल्पी निकाली थी, पी वी इक्वल्स टू एन आर टी। पी वी इक्वल्स टू एन आर को के लिख देते थे के टी, तो पी वी की जगह क्या रखते हैं के टी। के टी कॉमन लिया, यहाँ बचा 1, यहाँ बचा माइनस लॉग जेड। किसकी वैल्यू आ गई, गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू आ गई। नोट करो इसको। अब मेरा जो लास्ट पार्ट रहेगा इसमें फॉर्मूलाज डिराइव करने वाला वो है केमिकल पोटेंशियल। ये क्या आते हैं, छोटे छोटे टर्म्स आ जाते हैं डिफाइन करने में एग्जाम में।
म्यू से डिनोट करते हैं इसको। डिफाइन कैसे करते हैं? म्यू इज इक्वल्स टू डेल जी, जी गिव्स फ्री एनर्जी अपॉन डेल एन नंबर ऑफ मोल्स और कांस्टेंट टेम्परेचर पे और कांस्टेंट प्रेशर पे। वैल्यू रखते हैं डेल एन, और अभी इससे पहले वाले जो पार्ट था उसमें अपन ने जो जी की वैल्यू थी वो निकाली थी के टी 1 माइनस लॉग जेड एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर। करो इससे वैल्यू, देखो प्रेशर कांस्टेंट, के तो कांस्टेंट है ही, टेम्परेचर कांस्टेंट है ही। जब कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव करेंगे तो 0 आने वाला है, 0 माइनस ये बचेगा। प्रेशर और टेम्परेचर कैसा होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। तो क्या हो जाएगी वैल्यू? के टी बार माइनस के टी। अब जेड के बारे में कुछ हमें पता ही नहीं है कि वो कांस्टेंट है कि नहीं है, तो डेल बाई डेल एन ऑफ लॉग जेड। म्यू की वैल्यू आ गई माइनस के टी डेल बाई डेल एन ऑफ लॉग जेड। नोट करो इसको। तो यहाँ तक अपने सारे के सारे ये जो फॉर्मूलाज थे ये डिराइव हो गए हैं। हमें यहाँ तक पता चल गया है कि पार्टीशन फंक्शन क्या होता है, गिब्स फ्री एनर्जी का फॉर्मूला, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी, और भी बहुत सारी एंथैल्पी, एंट्रोपी, सबके बारे में पता चल गया है। अब जो नेक्स्ट क्लास हमारी रहेगी उसमें हम लोग पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ के बारे में। जीरोथ लॉ जो था वो हम लोगों को पता है कि टेम्परेचर से रिलेटेड होता है, यानी अगर ए जो सिस्टम है वो बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है और सी के साथ भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो बी और सी भी आपस में एक दूसरे के साथ कैसे होंगे? थर्मल इक्विलिब्रियम पर होंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर? एनर्जी के ऊपर डिपेंड करता है, एनर्जी कंजर्वेशन पे डिपेंड करता है। बता देते हैं क्या होता है इसके अकॉर्डिंग। क्या होता है कि अगर कोई सिस्टम है मान लो और उसको कुछ हीट दी जाती है, जैसे कि गर्म किया जाता है, उसको मान लो डेल्टा क्यू उसको हीट दी जाती है, तो वो हीट मिलने के बाद कुछ हिस्सा तो वो काम में बदल देता है, कुछ हिस्से से तो वो काम कर देता है, और बचा कुचा हिस्सा उसका टेम्परेचर बढ़ा देता है, यानी कि उसकी इंटरनल एनर्जी को बढ़ा देता है। इंटरनल एनर्जी, यानी कि इसको डी यू से दिखाते हैं, ये पाथ डिपेंडेंट नहीं होती है इसलिए डी यू से दिखाते हैं, ये पाथ डिपेंडेंट होते हैं इसलिए ये डेल्टा से दिखाते हैं। तो दी गई एनर्जी, दी गई हीट किसी भी सिस्टम को, वो उसकी इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज हुआ है प्लस उसने कितना वर्क किया है सिस्टम में, उनके सम के बराबर होता है। मानो अगर आप किसी भी सिस्टम को 100 जूल में, वैसे तो हीट तो कैलोरी में दी जाती है, अगर अपन लोग सिर्फ एज एन एग्जांपल समझे तो 100 में एनर्जी दे रहे हैं, चलो कोई यूनिट मत लगाओ, गलत यूनिट नहीं लगाते, 100 हीट दे रहा है, वो मान लो 70 वर्क कर रहा है, तो 30 उसका टेम्परेचर बढ़ा देगी, उसकी इंटरनल एनर्जी को बढ़ा देगी। जैसे बल्ब होता है, उसको जब प्लग ऑन किया जाता है तो वो 100 वॉट का बल्ब है तो पूरी उतनी रोशनी थोड़ी ना देता है, कुछ थोड़ा बहुत बचता है, जो जिसकी वजह से वो बल्ब क्या होता है, गर्म हो जाता है, उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाती है। तो यानी कि जितनी हीट उसको दी जा रही है वो उसकी इंटरनल एनर्जी को बढ़ा देगी, प्लस वो कुछ काम कर देगा, कुछ काम मतलब डब्ल्यू। ये होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसमें यही तो हो रहा है, 100 दे रहे हैं, मान लो 70 वर्क किया और 30 इसकी एनर्जी बढ़ी, मतलब 100 दे रहे हैं तो 100 ही कन्वर्ट हो रहा है जो भी कुछ हो रहा है, समझ रहे हो? तो इसका मतलब ये है कि 100 दे के 100 ही मिल रहा है, मतलब कंजर्व है एनर्जी। क्या है? कंजर्व है एनर्जी। कंजर्वेशन लॉ यहाँ पे फॉलो होगा इसीलिए। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।